माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी से आग्रह करता हूं कि माननीय मंत्री जी का गुलदस्ता से और अंग वस्त्र देकर स्वागत करेंगे। पट्टा 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 ए विजय जी, माननीय विजय सिन्हा जी से आग्रह करता हूं गुलदस्ता देकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात को आप सब लोगों के बीच में स्वागत के तौर पे रखेंगे। आज यहाँ मीडिया संवाद के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 साल बेमिसाल के इस कार्यक्रम में हम तमाम मीडिया साथियों का मैं स्वागत करता हूं और विशेष तौर पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री और लगातार इस देश को विकास के राह पर ले जाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के टीम में काम कर रहे आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार विधानसभा के विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा जी, आदरणीय गिरिराज सिंह जी जो भारत सरकार के मंत्री हैं, आदरणीय नंदकिशोर यादव जी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, आदरणीय रामकृपाल यादव जी जो माननीय सांसद हैं, माननीय पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू जी और पूरे पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना है। एक संवाद के माध्यम से पार्टी के 9 साल के काम किए हुए उस पर चर्चा आपके माध्यम से करना है। पीपीपी के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से आपको पूरा विस्तार से आदरणीय माननीय मंत्री जी इसको विस्तार से आपको देंगे, लेकिन मैं विशेष तौर पर आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का इस मगध की धरती, बिहार की धरती, पाटलिपुत्रा की धरती पर विशेष तौर पर स्वागत करता हूं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए और इस बिहार के लिए जिन चीजों को करने का काम किया, इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। 75 वर्ष हो गए साथियों, किसी ने शौचालय की कल्पना नहीं की थी, किसी ने पानी की कल्पना नहीं की थी, किसी ने घर बनाने की कल्पना को उंगली जामा नहीं पहनाया। इसलिए मैंने कहा कि जितने प्रधानमंत्री आवास योजना 75 वर्षों में बने साथियों, अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ से अधिक लोगों को, अधिक महिलाओं को लाखपति बनाने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप समझ रहे हैं कि जिस बिहार में 4 पुल हुआ करता था गंगा पे, आज वहां 11 पुल पर काम चल रहे हैं। लेकिन मैं भाषण के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि आदरणीय मंत्री जी आपको पीपीटी माध्यम से पूरे चीजों की विस्तार से बात रखेंगे। लेकिन आज भारत बढ़ रहा है और भारत का देश और दुनिया में गौरवशाली इतिहास लौट रहा है। इतना जरूर कहकर मैं अपनी बातों को विराम दूंगा और आग्रह करूंगा माननीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि अपने पीपीटी के माध्यम से आप तमाम जो हमारे मीडिया के साथी हैं उनको विस्तार से बताएं, और बताने के बाद हम लोग साथ में आपके ही टेबल पर बैठकर आपके साथ खाना भी खाएंगे, लंच भी करेंगे और साथ में जो प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए किया है उसकी चर्चा भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पीपीटी
माननीय अपने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से आग्रह है कि यहाँ आए और पीपीटी के माध्यम से मीडिया के सामने उन उपलब्धियों के बारे में विशेष तौर पे रखने का काम करेंगे। माननीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। इसमें तो जगह ही नहीं है। आप लोगों ने चलिए, धन्यवाद मित्रों। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टोली द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हुए निर्णय के अनुरूप देश भर में, देश के सभी प्रांतों की राजधानियों में आज एक साथ हो रहे इस मीडिया इंटरैक्शन के कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में उपस्थित बिहार भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री सिन्हा जी, कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, आदरणीय रामकृपाल जी, कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकेश्वर जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और आज इस सभागार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कृतज्ञ भाव से जहां हम देश की जनता का ये सेवा का अवसर देने के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एकत्र आए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर जब देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हुए, उस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले 9 वर्ष और 9 वर्ष से पहले भी निरंतर इस यात्रा में सहभागी के रूप में काम करते हुए इन विषयों को देश और दुनिया के समक्ष पारदर्शिता से लाने का महत्वपूर्ण काम किया है। मित्रों, मैं स्मरण कराना चाहता हूं आपको 2014 से पहले के भारत की क्या स्थिति थी। नित्य प्रतिदिन नए नूतन घोटालों के समाचार, एक घोटाले का समाचार पूरा न हो, वो श्रृंखला समाचार पत्रों में या टीवी चैनल्स पर पुरानी न हो जाए, उससे पहले ही दूसरे किसी बड़े घोटाले के समाचार आकर के उस घोटाले के समाचार को ढकते थे। जिस तरह से भाई भतीजावाद था, जिस तरह से राजकीय संसाधनों की लूट, राष्ट्रीय संसाधनों की लूट खसोट हो रही थी और सभी मोर्चों पर जिस तरह से भारत विफल हो रहा था, चाहे वो सामरिक मोर्चा है, चाहे वो कूटनीतिक मोर्चा है, चाहे वो आर्थिक परिदृश्य होगा, जिस तरह से सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा था, भारत की जनता में जो लोकतंत्र हमने एक बहुत लंबे युद्ध के बाद, लगभग 2 सदियों के संग्राम के बाद में जो आजादी हमने हासिल की और जिस लोकतंत्र पर भारत की जनता ने विश्वास किया, देश की जनता की आस्था और विश्वास उस लोकतंत्र पर कहीं डगमगाने लगा था। लोगों के मन में इस तरह का भाव उदित हो रहा था कि बाढ़ ही खेत को खा रही है और अब शायद इस तरह के गठजोड़ों के चलते हुए किसी तरह के समाधान की गुंजाइश नहीं है। और क्योंकि देश में दिल्ली के कमजोर होने के बाद में जिस तरह से साझा सरकारें बनने का ट्रेंड प्रारंभ हो गया था,
उसके चलते हुए लोगों को किसी एक पार्टी की, किसी एक नेता के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, यह विश्वास लगभग प्राय समाप्त हो गया था। उस महत्वपूर्ण कालखंड में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर विश्वास करते हुए 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद प्रदान किया। निश्चित ही वो एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण की महत्ता उस समय और भी अधिक प्रतिस्थापित हुई जब संसदीय दल का नेता चुने जाने के समय संसद के केंद्रीय कार्यालय में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब नई चुनी हुई सरकार किस रास्ते पर जाएगी, नई चुनी हुई सरकार की प्राथमिकताएं क्या होगी, नई चुनी हुई सरकार किन लक्ष्यों को लेकर, किन विषयों को लेकर के काम करेगी, इसको लेकर के एक संशय देश भर में था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संसदीय दल का नेता चुने जाने के साथ ही अपने भाषण में इसे विश्व के सामने और भारत के सामने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जनसंघ की स्थापना के समय से हमारे मार्गदर्शकों ने जो मार्ग हमें दिया है और जिस मार्ग पर चलते हुए जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का ध्येय लेकर के हमने इतनी लंबी यात्रा पूरी की है, हम उसी अंत्योदय के मार्ग पर कि विकास की पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाकर, उसके सशक्तिकरण कर, उसके जीवन में परिवर्तन लाते हुए हम देश को विकसित भारत की तरफ ले जाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, इस संकल्प को लेकर के काम करेंगे। और उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सब के कल्याण के लिए, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम करेगी। आज जब 9 साल बाद मैं पीछे घूम करके देखता हूं, या हम सब अगर पीछे घूम करके देखें, तो हम पाएंगे कि सरकार ने निश्चित ही अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से जिस तरह की नई गवर्निंग की परिभाषा पिछले 9 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने दी, लास्ट माइल डिलीवरी को प्राथमिकता मान करके उसे सुनिश्चित करने का जो संकल्प के साथ में जिसे सिद्ध किया, आज उसका परिणाम देश और दुनिया देख रही है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले आजादी से लेकर के निरंतर 2014 से पहले हमेशा ही गरीब को राजनीति का मोहरा ऐसा माना गया। गरीबी हटाओ के नारे बार बार दिए गए, गरीबी हटाओ के बारे में चर्चाएं बार बार की गई। हर चुनाव में, चुनाव के पहले गरीबों को हम जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे, इस तरह के लक्ष्य और संकल्प किए गए। लेकिन चुनावों के साथ ही वो संकल्प धराशायी होते थे। जो नीतियां बनती थी, वो नीतियां भी टुकड़ों में काम करने के लक्ष्य को लेकर के बनती थी। आजादी के बाद से जिस तरह से देश अभावों में काम करने में पारंगतता, प्रवीणता प्राप्त कर चुका था, किसी एक घर बनाने की नीति बनी होगी, चाहे इंदिरा आवास की होगी, चाहे शौचालय बनाने की नीतियां बनी होंगी, कुछ लोगों या कुछ एक लोगों तक ही उसका लाभ केवल मिल पाता था। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से संपूर्णता के लक्ष्य को लेकर के हम हर एक योजना पर काम करेंगे, देश में जो कोई भी पात्र है उसे राजनीतिक प्रतिबद्धता और भेदभाव से ऊपर उठ करके, धर्म और मजहब के आधार पर बांटने के से ऊपर उठ करके और वोटों की गिनती के आंकड़ों के आधार पर लाभ जो है लोगों को लाभ मिले, इससे ऊपर उठ करके, इन सब से अपरे जाकर के केवल और केवल गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जो योजनाएं प्रारंभ की, उसका परिणाम है कि यदि मुझे एक पंक्ति में यह कहा जाए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि क्या है और एक पंक्ति में उसे विवेचित करने के लिए कहा जाए, तो मैं ये कहूंगा कि जो विश्वास देश की जनता इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खोने लगी थी, वो विश्वास पुनर्स्थापित करने में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफलता प्राप्त की। मित्रों, हम सब जानते हैं कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर के, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य को लेकर के जो योजनाएं प्रारंभ की गई थी, आज उनका परिणाम धरातल पर दिखाई देने लगा है। देश में पहली बार, इसको कौन ऑपरेट कर रहा है भाई? चलिए ना, स्लाइड और आगे नेक्स्ट ले लीजिए। देश में पहली बार गरीब को न केवल सुरक्षा मिली है, गरीब को इस बात का एहसास होने लगा है कि मेरे हितों का संरक्षण करने वाली सरकार हम सब के बीच में
अपितु साथ ही साथ में गरीब का सम्मान भी लौटाने का काम इस सरकार ने किया है। और जिन्हें दशकों तक केवल यह एहसास दिलाया गया था कि वो देश की अर्थव्यवस्था पर या देश की बढ़ते हुए विकास पर एक बोझ मात्र हैं, वो देश के विकास के क्रम में अर्थव्यवस्था पर बोझा बन करके उसे कमजोर करने के लिए काम करते हैं। आज वही गरीब देश के जीवन को, देश को परिवर्तित करने के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए बराबर सहभागी बन के काम करने की दिशा में आगे बढ़े। मित्रों, सरकार के पैसे, एक एक पैसे से गरीब की भलाई किस तरह से हो सकती है, इसका नायाब उदाहरण अगर कहीं देखना है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देखने को मिलता है। एक एक पैसा सरकार का गरीब के कल्याण के लिए खर्च हो, गरीब के स्वास्थ्य को लेकर के खर्च हो, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए खर्च हो, इस लक्ष्य को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निरंतर काम किया है। मैं अपनी बात को टीकाकरण से प्रारंभ करना चाहता हूं। मित्रों, देश में यदि हम टीकाकरण के इतिहास को, विश्व के टीकाकरण के इतिहास को उठा करके देखें तो पाएंगे कि दुनिया में 5 ऐसी बीमारियां जिन पर टीके के माध्यम से काबू पाया गया, टिटनेस से लेकर के जैपनीज इंसेफेलाइटिस तक, टीके को भारत में, विश्व में बन करके लगना प्रारंभ होने से लेकर के और भारत तक पहुंचने में 74 साल से लेकर के 17 साल तक का समय लगा था। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत था जब विश्व थर्राया हुआ था। पूरा विश्व भारत की तरफ सशंकित दृष्टि से देख रहा था कि यदि भारत में कोरोना की आपदा आ जाएगी तब उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव किस तरह से होगा और संपूर्ण विश्व पर उसका किस तरह से प्रभाव होगा। उस समय नरेंद्र मोदी जी ने न केवल कुशल प्रबंधन कोरोना का किया, अपितु उसके साथ साथ में भारत में ही बना हुए 2 टीकों का निर्माण किया। सबसे ज्यादा इफेक्टिव टीकों का निर्माण किया गया, सबसे सस्ते टीके का निर्माण किया गया और दुनिया में सबसे तेज गति से टीकाकरण का अभियान अगर किसी देश में हुआ, मित्रों, मैं देश की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि देश की जनता ने ऐसे नेता और नेतृत्व पर भरोसा किया था, ऐसे नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया था कि आज देश सुरक्षित भाव से कोरोना की आपदा के गुजर जाने के बाद में समाज में अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए काम कर रहा है। 220 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी गई और 220 करोड़ लोगों के जीवन में एक सुरक्षा चक्र लाया गया। केवल भारत में नहीं, आज दुनिया भर के देशों में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब बने हुए टीके ने दुनिया भर में लोगों के जीवन को बचाने में काम किया, और दुनिया के अनेक देश जो हैं वो इस बात की दुहाई देते हैं कि हमारा देश अगर सुरक्षित है, उस सुरक्षा चक्र को देने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये सम्मान भारत का बढ़ाने में के लिए मैं देश के मतदाताओं का और सम्मानीय लोगों का आज इस 9 वर्ष के पूरे होने पर अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक कारण से लोगों को के बीच में भेदभाव किए हुए जिस तरह से टीकाकरण का अभियान हुआ, और केवल टीकाकरण का अभियान नहीं, मैं इससे आगे बढ़कर के एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब कोरोना की आपदा के बाद में अमेरिका जाने का मुझे सरकारी काम से अवसर मिला था। मैं जब रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए गया, मैंने देखा कि वहां रेस्टोरेंट के बाहर लिखा था कि आप अपने कोविड टीकाकरण के सर्टिफिकेट को साथ लेकर के आएंगे तभी प्रवेश मिलेगा। मेरे साथ जो सज्जन अमेरिका के थे, उन्होंने अपने बटुए में से एक 8 फोल्ड किया हुआ कागज निकाला। उस मुड़े हुए तड़े हुए कागज को बड़ी मुश्किल से उन्होंने सीधा किया और सीधा सहेज करके सीधा किया कि वो फट नहीं जाए, और उन्होंने वो कागज जो है उस रेस्टोरेंट के मैनेजर को गेट पर दिखाया और उनको प्रवेश मिला। और मित्रों, अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति ने कागज पर दिखाया और मैंने अपने मोबाइल को खोल करके मोदी जी के हंसते हुए फोटो के साथ में जब सर्टिफिकेट दिखाया तो दुनिया को फर्क समझ में आया कि भारत में किस तेज गति के साथ में डिजिटाइजेशन हुआ है। और निश्चित रूप से यह आश्चर्यचकित करने वाला विषय था। और आज हम सब गर्व से के साथ में कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से काम किया और गुड गेस्चर से जिस तरह से लोगों, पूरे दुनिया के अन्य देशों को भी वो कोविन प्लेटफॉर्म जिस पर हम इलेक्ट्रॉनिकली टीका पर जो है वो का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं और उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, आज दुनिया के 150 से ज्यादा देश उस कोविन प्लेटफॉर्म को भारत से लेकर के उसका उपयोग कर रहे हैं। मित्रों, निश्चित ही इससे आगे बढ़कर के यदि मैं बात करूं तो देश में करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके सर पर छत नहीं थी। गरीब आदमी मौसम की मार झेलता था। मां को बरसात में अपने बच्चे को टपकती हुई छतों से बचाने के लिए
कई बार जगह बदल करके सोना होता था। देश में अनेक सरकारें आई, अनेक बार योजनाएं बनी, लेकिन प्रत्येक आवास विहीन को आवास देने का संकल्प लेकर के यदि किसी सरकार ने काम किया तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार थी। और इस 9 साल के कालखंड में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम पक्का मकान दे करके हमने न केवल मकान की सुविधा दी, अपितु उनमें से 75% मकानों को माताओं बहनों के नाम पर, परिवार की गृहिणियों के नाम पर रजिस्ट्री करा करके हमने उन माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का जो है वो सौभाग्य प्रदान किया है। ये सौभाग्य प्रदान करने की सेवा का अवसर देने के लिए भी मैं देश के मतदाताओं का आज इस 9 वर्ष पूरा होने पर अभिनंदन करते हुए आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। मित्रों, जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, आजादी के लगभग 7 दशक पूरे होने वाले थे और इन 7 दशकों में हमने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे जतन यत्न शायद देश की सभी सरकारों ने किए होंगे, लेकिन कल्पना कीजिए कि 21वीं सदी के उस भारत में 70 साल पूरा हो जाने के बाद में भी भारत में केवल 39% ग्रामीण आवासों में सामान्य शौचालय की सुविधा थी। देश की 60 करोड़ से ज्यादा आबादी ऐसी थी जिनके घर में सामान्य शौचालय की सुविधा भी नहीं थी। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन मैं क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, पश्चिम में सुदूर रेगिस्तान में जैसलमेर जिले में मेरा जन्म हुआ है और मैं जानता हूं कि जिस घर में शौचालय नहीं होता उस घर की माताओं बहनों को कितना कष्ट झेलना पड़ता। नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना होता था। नित्य प्रतिदिन अपनी दैनिक दिनचर्या को इस तरह से प्रबंधन करना होता था कि उनको अंधेरा होने से पहले प्राकृतिक आवश्यकता की पूर्ति करने की जरूरत न पड़े। और माताओं बहनों के जीवन से इस दर्द को निकालने का संकल्प पूरा करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, 9 साल के इस कालखंड में न केवल हमने देश को ओपन डेफिकेशन फ्री किया, देश को संपूर्ण देश को में के प्रत्येक ग्रामीण आवास में शौचालय बनाने के लिए 11 करोड़ 72 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया, अपितु उसी के साथ साथ में हमने दुनिया का सबसे बड़ा सैनिटेशन प्रोग्राम सफलता के साथ में पूरा किया। ये केवल शौचालय निर्माण का कार्यक्रम नहीं था, अपितु ये बिहेवियर चेंज का भी दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। मुझे याद है 2014-15 में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिखे जा रहे थे, मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की उस कार्यशाला में माननीय मोदी जी के आदेश से वहां गया था। और जब भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा ओपन डेफिकेशन के लिए अभिशप्त अगर किसी देश में लोग हैं, किसी देश की जनता है, भारत की तरफ उंगली उठा करके भारत की तरफ इंगित करके लोग ऐसा कह रहे थे। लेकिन जब 2019 में मुझे स्टॉकहोम वाटर वीक में जाने का अवसर मिला और मैंने कहा कि 5 साल के कालखंड में हमने न केवल 100% घरों तक शौचालय की सुविधा को पहुंचाया है, देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हम तब तक कर चुके थे और हमने देश को जो यूनाइटेड नेशंस ने लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को प्राप्त हमने 2030 की जो अवधि दी गई थी तक की जो अवधि दी गई थी हमने 11 साल पहले उसे पूरा किया है। ये निश्चित ही देश में परिवर्तन लाने वाला और देश के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला काम तो था ही, माताओं बहनों की गरिमा को सुस्थापित करने वाला काम तो था ही, लेकिन साथ ही साथ में देश ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने तय किए थे उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की पूर्ति के में भी देश का सम्मान बढ़ाने वाला एक विषय भी था। और केवल इतना ही नहीं, इसके कारण से जिस तरह से देश के सामान्य स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, आज वर्ल्ड बैंक की स्टडी कहती है, इसके अतिरिक्त जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्टडीज भी ये कहती हैं कि इस शौचालय बनाने के कार्यक्रम के चलते देश में प्रति परिवार जो है एवरेज खर्च जो ग्रामीण भारत में प्रति परिवार एवरेज खर्चा जो स्वास्थ्य पर होता था वो 50,000 रुपए तक प्रति वर्ष उसमें कमी इसके कारण से आई है। आज देश की अर्थव्यवस्था को इसके कारण से जितना बड़ा बढ़ोतरी मिली है और जितना सपोर्ट मिला है, मैं उसके लिए भी देश के मतदाताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, 39% की यात्रा से हम 100% तक पहुंचे, लेकिन उस 100% के आंकड़े के अतिरिक्त भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम यहां रुकेंगे नहीं, हम संपूर्ण स्वच्छता की ओर जाएंगे। और आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि देश के 6 लाख गांवों में से 40% से ज्यादा गांव जो हैं वो ओपन डेफिकेशन प्लस का स्टेटस प्राप्त कर चुके। गरीब के घर में बिजली, पानी, शौचालय, इन सब की सुविधाओं के अतिरिक्त हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, इस लक्ष्य और संकल्प को लेकर के माननीय मोदी जी की सरकार ने काम करना प्रारंभ किया। और मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं
कि जो यात्रा हमने 16% से कम के आंकड़े में प्रारंभ की थी, आज वो यात्रा 60-61% के आंकड़े को पार कर चुकी है और देश में 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच गया है। आप सब लोग बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ पानी बहुत सहजता के साथ में उपलब्ध है। नदियां हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, जमीन के भीतर में भी पानी शायद 30, 40, 50 फीट खोदने को मिलता होगा। लेकिन मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, मेरे यहाँ 10-10 किलोमीटर तक माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। सर पर मटका उठा करके 12 साल की उम्र से लेकर के और 75 साल की उम्र आने तक जब तक कमर झुक नहीं जाती, तब तक उसके जीवन में सब कुछ परिवर्तित होता है। केवल एक चीज स्थायी बनी रहती है और वो होती है मटका। वो उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। उस मटके को उतारने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज 12 करोड़ घरों तक पीने का पानी जो है वो स्वच्छता के साथ में पहुंचा है। और शिकागो यूनिवर्सिटी के लॉरेट प्रोफेसर माइकल क्रेमर ने अभी एक स्टडी करके रिपोर्ट दिया है कि देश में 1,36,000 लोगों का जीवन प्रतिवर्ष जो पानी के कारण, पानी में प्रदूषण होने के कारण से जिन बीमारियों के चलते होता था, वो जीवन बचाने वाली योजना, ये जल जीवन मिशन ऐसी बनने वाली। मित्रों, इसके अतिरिक्त देश के गरीब महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़ा अभिशाप था। उन्हें अपने दिन के कई घंटे केवल लकड़ियां बीनने में और भोजन बनाने के लिए, ईंधन जुटाने के लिए खर्च करना पड़ता था। मेरी माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन चूल्हे में वो फूंक दे करके अपने फेफड़ों में चूल्हे का धुआं और आंखों में चूल्हे का धुआं ऐसा समाहित करना होता था। उसके कारण से जिस तरह का प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता था और उनका समय जिस तरह से अनुत्पादक चला जाता था, आज उसको हटाने का काम और उनके समय को बचा करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे करके उनके जीवन में रोशनी लाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मित्रों, कोरोना की आपदा जब आई तब एक बार सारे देश के गरीब परिवारों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देती थी। जिस तरह से लोग उस समय घरों में रह रहे थे, निश्चित ही उस समय सरकार की आवश्यकता थी कि गरीब के घर का चूल्हा न बुझे और नरेंद्र मोदी जी ने गरीब का क्या साथी बन करके, गरीब के परिवार की चिंता करने वाला परिवार के सदस्य के नाते उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त खाद्यान्न देने का कार्यक्रम चलाया। और उस कार्यक्रम के चलते हम जो है कोविड-19 पैंडेमिक के समय में लगभग 3 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम जो है वो देश की सरकार ने किया। और अगर मैं 80 करोड़ की जब बात करता हूं मित्रों, तो पूरे यूरोप के बराबर या अमेरिका के लगभग 2.25 गुने आबादी को या जो है वो मुफ्त राशन देने का काम 3 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और वो निश्चित ही देश की सरकार का ये निर्णय और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये गरीब कल्याण का निर्णय इतिहास के पन्नों में, जब विश्व का इस कोरोना की समय का इतिहास लिखा जाएगा तब स्वर्णाक्षरों से अंकित होगा। और ये ताकत प्रदान करने के लिए, ये क्षमता प्रदान करने के लिए मैं आज 9 वर्ष पूरे होने पर आपके माध्यम से देश की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। मित्रों, इसके अतिरिक्त देश के गरीब के सामने हमेशा एक यक्ष प्रश्न खड़ा रहता था कि बीमार होने पर मैं अपने परिजनों का, अपने माता पिता का या अपने परिवार के अन्य सदस्यों का इलाज किस तरह से करा पाऊं। एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मैंने देखा था एक जनप्रतिनिधि होने के नाते नित्य प्रतिदिन हमारे सबके पास में, जनप्रतिनिधियों के पास, लोग इस आशय को लेकर के आशा भरी दृष्टि से देखते हुए आते थे कि एक चिट्ठी लिख दीजिए, कहीं से हमारे इलाज में सहयोग हो जाएगा। मेरी माँ का मुझे घुटने बदलवाने हैं लेकिन मैं नहीं बदलवा पा रहा हूँ, दवाइयाँ खरीदनी है लेकिन मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, इलाज के लिए ऑपरेशन कराना है, आप कुछ मदद करवा दीजिए। माननीय मोदी जी की सरकार ने देश के दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम, स्वास्थ्य सेवा का कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रारंभ किया और 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देश की जनता को प्रदान की। और आज उसके चलते हुए देश में करोड़ों लोग हजारों करोड़ रुपए की लागत का इलाज करा करके अपने परिजनों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर चुके हैं। इस पुण्य को अर्जन करने की क्षमता प्रदान करने के लिए भी मैं आपके माध्यम से देश के मतदाताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, हमारी छोटी छोटी बहनें, हमारी परिवारों की माताएं बहनें, गरीब परिवार की माताएं बहनें अपने व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर के हमेशा चिंतित रहती थी और उसके कारण से जिस तरह से बीमारियां फैलती थी,
एक एक पाई से सरकार किस तरह से लोगों की चिंता कर सकती है और देश का नेतृत्व किस तरह से चिंता कर सकता है, ये उसका उदाहरण है कि 1 रुपए में ऐसे परिवार की माताओं बहनों को सैनिटरी पैड देने का काम भी सरकार ने किया। इसी के साथ साथ में जिस तरह से दवाइयों के खर्च की चिंता लोगों के जीवन में बढ़ रही, आज माननीय मोदी जी ने जेनेरिक मेडिसिन जो हैं उन मेडिसिन का एक स्पेशल स्टोर बने और उसे जन औषधि केंद्र का नाम दिया। हालांकि पूरे देश भर में मेडिसिन की जगह उन दुकानों को मोदी जी की दुकान या मोडिसिन नाम के नाम से पहचान मिली है। आज देश में 9,300 से ज़्यादा ऐसे जन औषधि केंद्र बने जिनके माध्यम से जिन लोगों ने लाभ लिया है उनका 24,000 करोड़ रुपए की बचत जो है उनको इलाज के खर्च में, दवाइयों की कीमतों में कमी के कारण से हुआ है। मित्रों के इस सब से आगे बढ़कर के यदि मैं बात करूं तो 2014 के पहले का समय याद कीजिए, जब किसानों को हर मौसम, रबी और खरीफ की मौसम में खाद की आवश्यकता के समय में नियमित आपूर्ति न होने के चलते हुए उन्हें लाठियों की मार खानी पड़ती थी, आंदोलन करने पड़ते थे, पंक्तियों में खड़ा होना पड़ता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में नीम कोटिंग यूरिया से लेकर के यूरिया की निर्बाध सप्लाई के लिए जिस तरह से काम किया गया, उसके चलते हुए आज यूरिया की उपलब्धता बिल्कुल सहज और सुगम हुई है। लेकिन उसी के साथ साथ में मैं आप सबके संज्ञान में इस विषय को लाना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद में अभी वर्तमान में जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद में पूरे विश्व में अमोनिया की सप्लाई और यूरिया खाद की कीमतें जिस तरह से बढ़ी, आज उसके चलते हुए दुनिया भर में खाद की कीमतों में 4 से लेकर के 5 गुना तक इजाफा हुआ। जहां भारत की सरकार को रबी के सीजन में लगभग 68,000 करोड़ रुपए सब्सिडी खर्च करना पड़ता था खाद की कीमतों को नियंत्रित करते हुए, क्योंकि दुनिया में जिस यूरिया के बैग को हम 265 रुपए में किसान को देते हैं उसकी कीमत 2700 रुपए से ज्यादा निकल चुकी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह संकल्प किया कि हम अन्नदाता पर किसान का 1 रुपए भी बोझ नहीं बढ़ाएंगे और आज उसके चलते हुए सारा बोझ सरकार ने अपने ऊपर वहन करके 265 रुपए, 266 रुपए में किसान को यूरिया का बैग मिल सके, उसके लिए 2,500 रुपए का बोझ अपने कंधों पर उठा करके लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का बोझ वहन करके देश के अन्नदाता को 1 पैसा भी बढ़ाए बिना खाद को सुनिश्चित, आपूर्ति को सुनिश्चित करने का काम किया। यूरिया की तरह डीएपी में भी और एनपीके में भी इसी तरह से लगभग जो है 2 से लेकर के 4 गुना तक सब्सिडी देकर के किसान के को सहूलियत प्रदान करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। किसान निश्चित रूप से आह्लादित होकर नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देता है। इस आशीर्वाद देने की क्षमता प्रदान करने के लिए मैं देश के मतदाताओं का आपके माध्यम से अभिनंदन और आभार करना चाहता हूँ। मित्रों, मैं कृषि क्षेत्र से जुड़ा हूँ, कृषि किसान की पृष्ठभूमि से आता हूँ। मैं जानता हूँ कि हर छोटे किसान को फसल के समय में, फसल के बीजान के समय में, फसल के खाद बीज के खरीद क्रय के लिए हमेशा ही जो है महाजन से उच्च दर पर लोन लेना पड़ता था, लेकिन उस लोन को चुकाने में उसकी कमर टूट जाती। मित्रों, देश की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय किया और देश के प्रत्येक किसान को इस विषय में सहूलियत प्रदान करने के लिए उसके खाते में 6,000 रुपए फसल चक्र के साथ में जमा कराने का काम किया। और आज उसका परिणाम यह हुआ है कि देश के किसानों के जीवन में परिवर्तन आया। जहां कांग्रेस और यूपीए ने 40-50 हजार करोड़ रुपए के लोन माफी करके अपने आप को यशस्वी बताने का काम किया था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के खाते में इस 6,000 रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से पिछले वर्षों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग राशि जमा कराने का काम किया है। मित्रों, इसके आगे सामान्य जो है सामाजिक न्याय, जिस विषय को लेकर के इस देश में अलग तरह की जो है वो परिकल्पना बन गई। सामाजिक न्याय का विषय तुष्टीकरण से जुड़ गया और तुष्टीकरण वोटों की राजनीति के आधार पर, वोट बैंक के आधार पर, धर्म और मजहब के आधार पर, अपने और पराये के आधार पर तुष्टीकरण किए जाते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सामाजिक न्याय के संकल्प को तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के साथ में सशक्तिकरण की दृष्टिकोण से लिया। आज उसका परिणाम भी हम सबको दिखाई देता है। मित्रों, विकास की इस यात्रा में बहुत सारी अगड़ी जातियां वो कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी और पिछड़ते हुए जमीन के सिमटने के कारण से, अन्य सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से वो पिछड़ते हुए बेहाल हो गई थी। बिना किसी के भी कोटे को प्रभावित किए हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने 10% का आर्थिक आधार पर आरक्षण
ऐसे अगड़ी जातियों को देने का काम किया। मैं आज उन सब गरीब अगड़ों की तरफ से, उनके परिवार और परिजनों की तरफ से, उन सब युवाओं की तरफ से जिनके जीवन में आशा का संचार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उनकी सरकार ने किया है, उस अवसर को प्रदान करने और क्षमता को प्रदान करने के लिए, गरीबों का कल्याण करने की इस हैसियत को प्राप्त करने के लिए भी देश के मतदाताओं का आपके माध्यम से अभिनंदन करके हुए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, पिछड़ा आयोग अनेक वर्षों से देश में काम कर रहा था, लेकिन पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं था। उसके कारण से उसके द्वारा की गई अनुशंसाओं का अवमूल्यन होता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग को सशक्तिकरण करने के लिए राज्य पिछड़ा आयोग को भी, जो कमीशन को भी सोशल एम्पावरमेंट के लिए संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। मित्रों, इसी के साथ साथ में देश में जो ऐसे लोग जो प्रकृति और प्रभु के मार्ग के चलते कहीं न कहीं उनके जीवन में कोई न्यूनता रह जाती, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान देते हुए उनका नाम जो है वो दिव्यांग, ऐसा नॉमेनक्लेचर देश में प्रारंभ किया। हम अब उन्हें विकलांग नहीं दिव्यांग कहेंगे। उनकी क्षमताओं का उन्नयन के लिए और साथ ही साथ में उनके जीवन में परिवर्तन ला सकें, 7 कैटेगरीज को बढ़ा करके 21 कैटेगरीज को दिव्यांग की श्रेणी में लाकर उनके जीवन में सहूलियत प्रदान करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसी के साथ साथ में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री का बजट 2.5 गुना करके इन लोगों के जीवन में हम सहूलियत ला सके, इस दृष्टिकोण से जिस तरह से काम किया, आज देश के सभी दिव्यांगजन अपने आप को संरक्षित महसूस करते हैं, उनके परिवार अपने आप को समर्थ महसूस करते हैं। और ये एहसास कराने का अवसर प्रदान करने के लिए भी मैं देश के मतदाताओं को आपकी ओर से अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, गति भी और प्रगति भी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए था, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उस लक्ष्य को लेकर के चलें, जब हम देश को विकसित भारत बनाएंगे, हम उस लक्ष्य को लेकर के चलें कि जब हमें देश को 2047 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने यह तय किया, देश के 135 करोड़ लोगों ने तय किया है कि हम देश को 2047 तक आज़ादी का शताब्दी वर्ष जब हम मनाएंगे तब तक हम देश को विकसित भारत बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने गति के साथ में प्रगति भी हो, इस दृष्टिकोण से काम करना शुरू किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, देश में जो 2014 तक 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने थे और केवल 9 साल में पिछले 74 नए एयरपोर्ट बनाने में हमने कामयाबी प्राप्त की है। मित्रों, काम की गति किस तरह से बढ़ी है कि 9 साल में 70 साल के जितना काम करके हमने नए एयरपोर्ट बनाने का काम देश में किया है, ताकि हम देश के यातायात को अधिक सुगम बना सकें। जो व्यक्ति हवाई चप्पल पहनता है वो हवाई जहाज में उड़ सके, जो वो कल्पना भी नहीं कर सकता था, उस कल्पना को साकार करने का अवसर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। ठीक उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर मैं रोड कंस्ट्रक्शंस की बात करूं, 2014 ततक देश में जहां 91,287 किलोमीटर हाईवेज बने थे, आज पिछले 9 साल के कालखंड में 53,868 किलोमीटर हाईवेज नए बने। हाईवेज के निर्माण की गति को भी यदि मैं वर्षों के दृष्टिकोण से देखूं तो 4.5 गुना बढ़ाने का काम जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसी के साथ साथ में जो अगर मैं तुलना करूं तो जो वाटरवेज बनते थे, जल मार्गों का निर्माण होता था, हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता परिवहन का साधन और मार्ग अगर कोई होता है तो वो जल मार्ग होता है। देश के में 70 साल में एक भी जल मार्ग नहीं बन पाया था। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 111 नए जल मार्ग न केवल चिन्हित किए, उन पर काम प्रारंभ किया, अपितु उन सब का नामकरण करने का भी काम जो है वो काम पूरा किया है। मित्रों, इसी के साथ साथ में देश में वंदे भारत निर्माण, जो वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स का निर्माण प्रारंभ करके हम देश में प्रारंभ कर सकें, इसका सपना देश के लोग देखते थे। हम जब दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के वहाँ की रेल व्यवस्था को देखते थे, वहाँ की आधुनिक ट्रेन्स को देखते थे, हॉलीवुड मूवीज में जब देखते थे तो लगता था कि क्या काश हमारे भारत में भी कभी इस रेलगाड़ी में परिवर्तन होगा। लेकिन आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि देश में ऐसी विश्व स्तर की ट्रेनों का संचालन बहुत तेज गति के साथ में प्रारंभ हुआ है। आज 20 ट्रेनें प्रारंभ हो गई हैं जो देश को एक कोने से दूसरे कोने तक तेज गति के साथ में चलने वाली ट्रेनों के माध्यम से जोड़ रही। मित्रों, इसी तरह से जो मेट्रो रेल का निर्माण, बड़े शहरों में मेट्रो रेल का निर्माण निश्चित रूप से एक चुनौती था। भारत में 70 साल के उस कालखंड में
यदि मैं बात करूं तो एक दिल्ली शहर को छोड़ करके बाकी कहीं भी मेट्रो जो है वो सफलता के साथ में काम नहीं कर रही थी। आज पिछले 9 साल के इस कालखंड में देश के 15 शहरों में मेट्रो नेटवर्क सफलता के साथ, सुगमता के साथ में काम करते हुए लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहा है। न केवल काम कर रहा है, अभी तो हमने इस दिशा में काम करते हुए दुनिया में तीसरे बड़े रेलवे मेट्रो नेटवर्क हमने बहुत लेट शुरू किया दुनिया के दूसरे शहरों की तुलना में, लेकिन पिछले 9 साल में हमने तेज गति से काम करते हुए दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मेट्रो रेल नेटवर्क वाले देश बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और न केवल तीसरे, अभी तो जिस गति से हम काम कर रहे हैं, आने वाले 2 या 3 वर्षों में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेलवे मेट्रो रेल नेटवर्क वाले देश हो जाएंगे। ठीक इसी क्रम में एम्स के निर्माण की यदि मैं बात करूं तो दिल्ली एक एम्स, उसके किस तरह के हालात हैं, कितना उस पर प्रेशर है, मुझे लगता है कि बिहार के लोगों से ज़्यादा उसको कोई नहीं जानता और बिहार के जनप्रतिनिधियों से भी ज़्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन अटल जी की जब सरकार बनी तब उन्होंने 1 से 6 नए एम्स और बना करके उसको 7 करने का काम किया था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केवल 9 साल में 15 नए एम्स जो हैं उनको सैंक्शन किया। वो एम्स निर्मित हुए या निर्माण पूरा होने की स्तर पर अब पहुंचे हैं। ये निश्चित ही हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। ठीक इसी तरह से देश में मेडिकल कॉलेजेस का नंबर जो 2014 तक 641 होता था, इस 9 साल के कालखंड में 700 नए मेडिकल कॉलेजेस सैंक्शन करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। 70 साल में जितना हुआ था, 9 साल में उससे कहीं अधिक मेडिकल कॉलेजेस खोलना। और ठीक उसी तरह से 70 साल में जो 82,466 मेडिकल की स्टूडेंट्स के लिए सीट्स थी, आज उसको बढ़ा करके लगभग 70,000 नई सीटें बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आज गरीब का बेटा भी उसके माध्यम से डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकता है और भारत में अपने आप को डॉक्टर बना सकता है। तकनीकी शिक्षा के दृष्टिकोण से भी इसी तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आने से पहले 2014 में जहां केवल 16 IITs थे, आज 9 साल में 7 नए IITs बनाने का काम भी सरकार ने किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के जहां केवल 13 सेंटर्स 2014 तक थे, 7 नए IIMs खोलने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया है। यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं तो देश भर में आज़ादी से लेकर के 2014 तक केवल 723 यूनिवर्सिटीज थी और इन 9 साल में 390 नए विश्वविद्यालय खड़े करने का काम भी देश की सरकार ने किया है। क्योंकि माननीय मोदी जी के मन में ये स्पष्ट अवधारणा थी कि हमें देश को यदि विकसित भारत बनाना है तो देश के विकसित बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल को भी, जन संसाधन को भी उसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना पड़ेगा और उस दिशा में हम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स भारत में बनाएं। इस दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया। मित्रों, इन सब कामों को जो गति और प्रगति के साथ में किया है, इन प्रगति के लिए गति के साथ में किया है, उसके लिए अवसर प्रदान करने के लिए मैं देश की जनता का अभिनंदन आप सबके माध्यम से करना चाहता हूं। मित्रों, आज पूरी दुनिया में नैनो कल जो है वो पार्टिकल्स के आधार पर चीजें बनाने का विधा चल रही। खाद की उपलब्धता और खाद का फॉर्मेशन भी नैनो लिक्विड यूरिया की तरह हो, इस दृष्टिकोण से दुनिया भर में रिसर्च हुई और इस दिशा में काम आगे बढ़ा है। आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे पहला नैनो यूरिया फर्टिलाइजर बनाने का प्लांट अगर किसी देश ने लगाया है तो वो कॉमर्शियल स्केल पर लगाने वाला भारत देश बना है। आज मेरे देश के किसान और किसान के बेटे ड्रोन के माध्यम से अपने खेत में नैनो यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं। एक खेत में जहां 2-5 एकड़ में 10-12 बोरी खेत जो है यूरिया की जरूरत पड़ती थी, अब केवल 3 छोटी बॉटल्स को ड्रोन में डाल करके आधे घंटे में किसान अपने पूरे खेत में ज़्यादा प्रभावी तरीके से स्प्रिंकल कर सकता है। और उसका परिणाम केवल किसान की उत्पादकता बढ़ना ही नहीं, अभी तो जमीन में जिस तरह से हम अननेसेसरी फर्टिलाइजर डाल करके बोझा उत्पन्न करते थे, उससे भी देश के जमीन के हालात सुधारने की दिशा में भी निश्चित ही प्रगति होगी। मित्रों, ठीक इसी तरह से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो वर्षों से रुके हुए थे, मैं क्योंकि जल शक्ति मंत्री के दायित्व के साथ में काम करता हूं, देश में लगभग 99 प्रोजेक्ट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जो 30, 40, 50 साल से रुके हुए थे। सरयू नहर परियोजना का उदाहरण यहां दिया गया। 40 साल से सरयू नहर परियोजना अधूरी पड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संकल्प लेकर के यह काम किया कि हम तय समय में इन सारी रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करेंगे।
ठीक इसी तरह से आसाम का प्रसिद्ध बोगीबिल ब्रिज जो वर्षों से अधूरा पड़ा था, आसाम के लोग ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस करने के लिए इस ब्रिज का इंतजार कर रहे थे। उस अटकी हुई, भटकी हुई, लटकी हुई परियोजना को पूरा करने का काम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। कोसी का महासेतु या कोल्लम का बाईपास हो, ये वर्षों से रुकी हुई परियोजनाएं जो है वो पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके किस तरह से आगे बढ़ाएं। आज देश में रेलवे स्टेशन को बढ़ाने के लिए, रेलवे स्टेशन को नया बनाने के लिए मॉडर्न रेलवे स्टेशन बने, एयरपोर्ट के जैसी सुविधाएं हमारे रेल यात्रियों को मिल सके, वहां लाउंज हो, वहां बैठने के लिए, भोजन के लिए, रुकने के लिए, विश्राम के लिए सुविधाएं हो, इस तरह की व्यवस्था करके वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशनों की श्रृंखला निर्मित करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत तेज गति के साथ में कर रही। इसी के साथ साथ में मैं एक उदाहरण आप सबके सामने देना चाहता हूँ। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद बहुत कम सौभाग्यशाली ऐसे लोग होंगे जिनको पेरिस में जाकर के एफिल टावर देखने का सौभाग्य मिला होगा। एफिल टावर जिसको इंजीनियरिंग मार्वल की तरह माना गया, जिसकी ऊंचाई को लेकर के विश्व के लोग उसे देखने जाने की अभीप्सा करते थे, अभिलाषा करते थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये चेनाब नदी पर जो पुल बनाया, जम्मू कश्मीर में जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया, मित्रों ये पुल, चेनाब का ये पुल एफिल टावर से भी 100 फुट ज्यादा ऊंचाई पर एक इंजीनियरिंग मार्वल के रूप में विकसित हुआ है, जो जिसका देश में वहां की जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के साथ साथ में देश का इंजीनियरिंग की दिशा में एक बड़ा सौभाग्य दिलाने वाला विषय ये बिल बना है। ठीक इसी तरह से दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू, देश के ऐसे यशस्वी पहले गृह मंत्री जिन्होंने रियासतों का एकीकरण करके आधुनिक भारत का निर्माण किया, आधुनिक भारत के निर्माता और भारत के बिस्मार्क के रूप में अपनी पहचान बनाई, कृतज्ञ भाव से देश उनको श्रद्धांजलि देते हुए दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू, जो पहले कभी हम अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए जाते थे, उससे भी ज्यादा ऊंची स्टैच्यू बना करके देश के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि और भावांजलि देने का काम देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मित्रों, ठीक इसी तरह से अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो पहाड़ में रहने वाले लोग इस विषय को जानते हैं। हमारा लेह का हिस्सा, लद्दाख का हिस्सा हर साल बर्फ के समय में 6, 7, 8 महीने तक कट जाता था। बेमौसम बर्फ पड़ने पर संपर्क कट जाता था, सारी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती थी। मनाली से लाहौल स्पीति तक की घाटियों में जिस तरह से सुरंग बनाई, अटल जी ने उस सुरंग को बनाने की कल्पना की थी, काम प्रारंभ किया था, लेकिन 10 साल तक लटकाने और भटकाने की राजनीति के चलते वो अटकी हुई थी। आज उस अटल टनल को बना करके, पूरा करके वहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। आज देश में जिस गति के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उस गति को प्रदान करने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स, मंत्रालय संयोजित रूप से एक साथ एक विषय पर काम करके अपने प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग कर सकें, इस दृष्टिकोण से एक नया प्लेटफॉर्म गति शक्ति प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया, और जिसके माध्यम से आज हमें काम करने में, काम को गति प्रदान करने में, सफलता के साथ पूरा करने में, सफलता के साथ मैपिंग करने में सहूलियत प्राप्त होती है। मित्रों, इसी के साथ साथ में जिस तरह का डिजिटल क्रांति भारत में आई, जनधन, आधार और मोबाइल के कारण से जिस तरह से व्यापार की व्यवस्थाएं बदली, जैम के कारण से जिस तरह से सरकार का जो है इंपोर्ट, सरकार का क्रय व्यवस्था जिस तरह से बदली, आज उसके कारण से न केवल बिचौलिए दूर हटे, अपितु उसके चलते हुए सरकार का क्रय जो है कि में लागत कम आई, और उसके साथ साथ में छोटे छोटे व्यवसायियों को भी अपने उत्पादों को बेचने में सुविधा प्रदान हुई। बीमा, पेंशन, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, ऐसे सारे विषय जिनके लिए लोगों को बिचौलियों के पास जाना होता था। हम जानते हैं कि सरकारें किस तरह को लेकर के, इस विषयों को लेकर के टिप्पणियां की जाती थी। आज उस व्यवस्था में बदलाव होकर के केवल एक क्लिक पर लाभार्थी के सीधे खाते में पैसा पहुंचने का, या उसको सीधा लाभ पहुंचने का सशक्तिकरण देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। मित्रों, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमने साथ साथ में जिस तरह से काम किया, आज जो है 4G टेक्नोलॉजी आने तक हम दुनिया के दूसरे देशों पर टेक्नोलॉजी के लिए जो है हम निर्भर थे। आज हमने अपनी 5G टेक्नोलॉजी बनाई, और साथ ही साथ में सक्सेसफुली बना करके अब हम 6G टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक उसी तरह से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जहां हिंदुस्तान सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था, व्हाइट गुड्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था, माननीय मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से नीतिगत परिवर्तन किए, आज उसके चलते हुए देश
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चाइना के बाद में दूसरे स्थान पर है और हम 1 लाख करोड़ रुपए का सॉफ्ट गैजेट्स एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर चुके हैं। मित्रों, इसी तरह से लो कॉस्ट इंटरनेट, पूरी दुनिया में सबसे कम कीमत में इंटरनेट प्रदान अगर कोई कर रहा है तो वो भारत देश के गरीब को मिल रहा है और उसके कारण से न केवल गरीब के जीवन में परिवर्तन आया, न केवल गरीब का सशक्तिकरण हुआ, अपितु गरीब को जो है गणेश मान करके साधना करने का हमारा लक्ष्य भी पूरा हुआ है। ठीक उसी तरह से जब भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लीडर बना है, उसी के साथ साथ में हमने सामान्य छोटे छोटे व्यवसायियों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जिस तरह से कैश को इकोनॉमी से कम करने के लिए डिजिटलाइजेशन किया और करेंसी के डिजिटलाइजेशन और लेन देन के डिजिटलाइजेशन के बाद में आज छोटे व्यापारियों को सुविधा मिली है। ठेले पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी पेटीएम के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट लेता है। टैक्सी वाला भी आज जो है, ऑटो रिक्शा वाला भी उसके माध्यम से पेमेंट लेता है और दुनिया के सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला देश जो है बनने का सौभाग्य भारत को मिला है। मित्रों, जब कोरोना की आपदा आई, कोरोना की आपदा के बाद में सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हिल गई थी और सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं आज भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाई हुई हैं। आज भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने न केवल उसको रिकवर किया अपितु एक नए कीर्तिमान कोरोना के बाद में बनाने में हमने सफलता प्राप्त की। पिछले 9 वर्षों में हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट का जो है निर्यात को रिकॉर्ड बनाया। इकोनॉमी आज हमारी दुनिया की सबसे तेज गति के साथ में बूम कर रही है। हम जानते हैं कि जिस इंग्लैंड ने हमको 200-250 साल तक गुलाम बना करके रखा, आज हम उसको पीछे छोड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने और दुनिया भर के सारे इकोनॉमिक क्षेत्र के एक्सपर्ट ये मानते हैं और इस बात को विश्लेषण के साथ में दावा करते हैं कि भारत आने वाले कुछ ही वर्षों में तीसरी बड़ी इकोनॉमी जो है वो बनने वाला है। मित्रों, ठीक इसी तरह से जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो निश्चित ही फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। आज इकोनॉमी ग्रो करने के कारण से पिछले 9 साल में 1,62,00,000 लोगों को फॉर्मल सेक्टर में रोजगार नए मिलने का अवसर जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है और उसके कारण से जो उनके जीवन में परिवर्तन आया, उनके परिवार में जीवन में परिवर्तन आया, उसके लिए मैं आप सबके माध्यम से देश के मतदाताओं का अभिनंदन और आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। मित्रों, ग्लोबल इनोवेशन के इंडेक्स में भारत जहां 2014 तक 85वें स्थान पर था, आज 2022 में भारत जो है 46वें स्थान पर आकर के पहुंचा है। यूनिकॉर्न्स की अगर मैं बात करूं, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम बन करके उभरा है। सबसे तेज गति से साथ में स्टार्टअप्स भारत में हो रहे हैं। जहां लगभग 2,500 से कुछ कम स्टार्टअप्स 2014 में भारत में थे, आज भारत में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर के 80,000 के आंकड़े को छू चुकी है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले यूनिकॉर्न का मतलब $1 बिलियन की जो है मार्केट कैप बनाने वाला एक यूनिकॉर्न। ऐसे दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले यूनिकॉर्न जो हैं, ऐसी श्रृंखला अगर किसी देश में है तो हमारे भारत में है और भारत के युवाओं ने जो यूनिकॉर्न्स डेवलप किए, आज 100 से ज़्यादा उनकी संख्या पहुंच चुकी है। दुनिया की इकोनॉमी की रैंक में भी भारत जो 10वें नंबर पर था, जैसा मैंने आप सबको निवेदन किया कि अब 5वें नंबर पर पहुंचा और हम 3रे नंबर तक पहुंचने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी व्यापार और व्यवसाय को करने के लिए जिस सुगमता की आवश्यकता है, देश की सरकार ने जिस तरह से कानूनों में परिवर्तन किया, जिस तरह से अननेसेसरी सरकार के इंटरवेंशन को कानूनी तौर पर खत्म किया, 14 से ज़्यादा कानूनों को समाप्त किया, आज उसके चलते हुए देश में जो देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 2014 में जो 142वें नंबर पर आता था, आज वो 63वें पायदान पर पहुंचा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जैसा मैंने कहा कि 12वें नंबर से हट करके अब हम छलांग लगा करके दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं। ठीक इसी तरह से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भी हम 7वें से 3रे पायदान पर पहुंचे हैं। इसी तरह यूनिकॉर्न की चर्चा मैंने आपके सामने की। स्टार्टअप्स का नंबर 1 लाख को लगभग क्रॉस करने वाला है। इस तरह से युवाओं का सशक्तिकरण करते हुए नए सशक्तिकरण करने के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए 4 दशक बाद नई एजुकेशन पॉलिसी, जो भारत के लिए भारत में बनी हुई एजुकेशन पॉलिसी हो, जो भविष्य के भारत के लिए एजुकेशन पॉलिसी हो, ऐसी पॉलिसी का निर्माण करने में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफलता प्राप्त की है। भारत को प्रशिक्षित करना, शिक्षित करना, भारत के युवाओं को भारत और भारत के बाहर ऐसे रोजगारों के लिए सक्षम बनाने के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम भी सफलता के साथ में पूरा किया है।
यदि मैं खेल और खिलाड़ियों की चर्चा करूं, भारत में जिस तरह से खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से, टॉप्स के कार्यक्रम की नीति के माध्यम से जिस तरह से भारत में नया स्पोर्ट्स कल्चर पैदा हुआ, आज उसके कारण से भारत खेल की जगत में भी दुनिया में अपनी नई पहचान बनाते हुए आज आगे बढ़ रहा है। अगर मैं पैरा ओलंपिक की बात करूं इस अवसर पर, तो पैरा ओलंपिक में भारत के पिछले सालों में जितने कुल खिलाड़ी जाते थे उससे ज्यादा मेडल तो आज ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में भारत के दिव्यांगजन बेटे और बेटियां लेकर ला करके भारत का सम्मान बढ़ाते हैं। आज इसी तरह से भारत के विरासत में विश्वास रखते हुए विरासत का विकास करने में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया। जिस तरह से बुद्धा सर्किट का निर्माण किया गया, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया गया, सोमनाथ के टेम्पल और उसके कॉरिडोर का निर्माण किया गया, जगन्नाथ के कॉरिडोर का नवनिर्माण किया गया, केदारनाथ के धाम का नवनिर्माण किया गया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर को बनाया गया, काशी बाबा में जिस तरह से पूरा काशी के गलियारे को बनाया गया, आज उसके कारण से भारत के विरासत को देखने की उत्कंठा दुनिया भर के लोगों में जागृत होने लगी है। विरासत का सम्मान करते हुए ऐसे सारे विरासत से जुड़े हुए विषयों को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने और हमने सब ने कल देखा कि जिस विरासत की, जिस एक धरोहर सेंगोल को लेकर के जिस तरह से उसको पर्सनल वॉकिंग स्टिक बता करके म्यूजियम में भर्ती कर दिया गया था, जमा कर दिया गया था, उस सेंगोल की स्टिक को, राजदंड को एक बार राजदंड की तरह दंडवत प्रणाम करके सम्मान देते हुए वापस जो है न्याय और राज के दंड के रूप में नई लोकसभा में संस्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब आगे बढ़कर के आगे हम देखें, अयोध्या में राम मंदिर बनाने की जो देश कल्पना इतने वर्षों से कर रहा था, उस कल्पना को साकार करने का पुण्य भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अर्जित किया है। और ये पुण्य प्रदान करने की शक्ति प्रदान करने के लिए मैं देश के मतदाताओं का अभिनंदन और आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। नए हाईवेज बने, नए एयरपोर्ट बने, नए ब्रिजेस बने और उसके कारण से नॉर्थ ईस्ट जो देश से कहीं अलग थलग कटा हुआ अपने आप को महसूस करता था, आज प्रगति की दर में, प्रगति की दौड़ में देश के अन्य प्रदेशों से कंपटीशन करता हुआ दिखाई देता है। आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों में जिस तरह से अपनी संस्कृति को लेकर के पूरे देश भर में उनका सम्मान बढ़ा है, आज उसके चलते हुए पूरे देश के पूरे पूर्वोत्तर भारत में, पूरे पूर्वोत्तर भारत के प्रांतों में एक आशा और विश्वास की नई किरण जगाने का काम देश की सरकार ने किया है। इसी के साथ साथ में एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया ने जब COP25 में ये डिस्कस ये तय किया था कि हम जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए जिस तरह के काम करेंगे, COP26 में जब दुनिया के बड़े देश उससे अलग हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पेरिस और नो पेरिस, हमारा कमिटमेंट जो पर्यावरण को लेकर के है वो हम करेंगे और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य थे उनको 6 साल पहले प्राप्त करने का सुयश अगर किसी देश ने प्राप्त किया और उसके कारण से पूरे विश्व भर में भारत की जो नई पहचान बनी, ये सफलता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने काम किया। आज दुनिया के कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जिसमें भारत की बात को गंभीरता से न सुना जाता हो। मित्रों, लाइफ की अवधारणा, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की अवधारणा जो माननीय मोदी जी ने ग्लासगो में दी, उसके बाद में भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ा है। नमामि गंगे की परियोजना, गंगा के शुद्धिकरण के लिए जिस तरह का काम हुआ, आज पटना में जिस तरह का प्रोमेनेट बनाया गया और गंगा के 2600 किलोमीटर लंबाई में जिस तरह से 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पूरा करते हुए हमने जिस तरह से एक मिशन मोड में इस नदी के पुनरुद्धार के लिए काम किया, हमारी आस्था की प्रतीक, हमारी एक अर्थव्यवस्था की रीढ़, मेरुदंड इस गंगा नदी के पुनरुद्धार, पुनर्जीवन पर जिस तरह से काम हुआ है, आज पूरे विश्व भर में उसको पहचान मिली है। और यूनाइटेड नेशंस ने पिछले दशक को, 10 साल को डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन मानते हुए जो दुनिया भर से ऐसे कामों की प्रविष्टियां मांगी थी, उन 190 देशों की प्रविष्टियों में जो सबसे बेहतरीन 10 काम हुए जिनको दुनिया के टॉप 10 रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के रूप में पहचान मिली, उसमें 5वें पायदान पर नमामि गंगे मिशन को पहचान दिलाने का सुयश माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्राप्त किया। चीता जो देश से लिप्त हो गया था, आज चीते को नामीबिया से ला करके देश में लाया गया। इसी तरह से वन्य जीवों के संरक्षण और उनके लिए नए इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए भी देश की सरकार काम कर रही। मित्रों, हम सब जानते हैं कि देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से काम किया, उसके चलते हुए आज देश का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ा है। एक समय था भारत के सैनिकों का गर्दन काट करके
उनको जानवरों का जो है ले जाया जाता था। भारत के सैनिकों की हत्या करके उनको लाठी पर जानवरों की तरह बांध करके ले जाया जाता था और हम यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर के गुहार लगाते थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया कि भारत और भारत के बाहर कहीं भी भारत विरोधी गतिविधियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके ये संदेश दुनिया के सामने दे करके हम भारत को अमेरिका और इजराइल के बराबर पंक्ति में ला करके खड़ा करने में सफलता माननीय मोदी जी ने कहा कि इसी के साथ साथ में 370 के कलम को हटा करके 35A के कलम को हटा करके देश में जो एक ही देश में दो तरह के विधान चल रहे थे और जो एक कलंक भारत के मस्तिष्क पर था, देश के विशेष रूप से उस क्षेत्र के लोगों को उसके कारण से जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, वहाँ की महिलाओं को, बेटियों को, वहाँ के दलितों को जिस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, आज उससे बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए देश के रक्षा उपकरणों के निर्माण में के दृष्टिकोण से देश को आत्मनिर्भर बनाना और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिस तरह से काम हुआ, आज उसका परिणाम है कि देश में निर्मित होने वाले रक्षा उत्पादनों की जो है वो लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक हो गई है। देश ने यह तय किया, भारत की सेना ने पहले एक निगेटिव लिस्ट जारी की, फिर दूसरी निगेटिव लिस्ट जारी की कि इन लिस्टों में आने वाले सामानों का हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, और अब तो एक उल्टी लिस्ट जारी कर रही है, केवल इन चीज़ों को छोड़ करके हम बाकी किसी भी चीज़ का जो है वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। मित्रों, ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजीज हमने डेवलप की हैं, हमारे देश के युवाओं ने और हमारे देश की कंपनियों ने डेवलप की है, आज उसके चलते हुए उसको लेकर के उसकी डिमांड पूरे विश्व भर में है। विश्व के विकसित देश भी उसको डिमांड करने के लिए पीछे खड़े हैं। तेजस एयरक्राफ्ट जो भारत ने बनाया, दुनिया का सबसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जिस तरह से सबसे कम लागत में निर्माण किया, आज अमेरिका से लेकर के दुनिया के 15 देश उसको खरीदने के लिए पंक्तिबद्ध होकर के हमारे पीछे खड़े। मित्रों, इसी की तरह आर्म फोर्सेज में जिस तरह से कटिंग एज इक्विपमेंट की, जिन लोगों आधुनिक हथियारों की जिस तरह से आवश्यकता थी, न्यूनता थी, आज उसको पूरा करने का काम देश की सरकार ने किया। सामान्य जो है बुलेट प्रूफ जैकेट्स की जिस तरह की कमी थी, उसको भारत में निर्मित करके न केवल भारत की सेना को 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स दिए, अभी तो आज भारत में निर्मित 3rd जनरेशन बुलेट प्रूफ जैकेट्स हम दुनिया के सारे सशक्त देशों को भी, दुनिया के सारे संपन्न देशों को भी लो कॉस्ट 3rd जनरेशन बुलेट प्रूफ जैकेट निर्यात करने का काम कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से सीमाओं को सुरक्षित करने की दृष्टिकोण से जहां हम बॉर्डर एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में जिस तरह से पीछे थे, रोड्स और ब्रिजेज जिस तरह से नहीं बना पाते थे, आप समाचार पत्रों के माध्यम से छपता था कि हमारे पड़ोसी मुल्कों ने किस तरह की सामरिक तैयारी अपने बॉर्डर्स पे की है। उस दिशा में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस न्यूनता के गैप को, उस कमी के गैप को पूरा करते हुए फिल करने के लिए साहस के साथ में निर्णय करते हुए काम किया है। मित्रों, देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए जब देश का आदमी दुनिया में कहीं भी अगर अटका होगा, दुनिया में कहीं भी कष्ट में आया होगा, चाहे सीरिया में, चाहे लीबिया में, चाहे यमन में, अभी हाल ही में सूडान में जिस तरह की परिस्थिति बनी, देश के 20,000 से ज्यादा लोगों को निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं कर सकता था कि भारत जो कभी ऐसी परिस्थिति आने पर अमेरिका की तरफ देखता था, जर्मनी की तरफ देखता था, इंग्लैंड की तरफ देखता था, आज दुनिया के सारे देश भारत की तरफ देखेंगे। भारत ने यह सफलता और यश सुयश प्राप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में जिस तरह से काम किया और उसके कारण से भारत का सुयश पूरे विश्व भर में स्थापित हुआ, इसके लिए मैं आप सबको ये अवसर प्रदान करने के लिए आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। हम सब ने देखा यूक्रेन में किस तरह से भारतीय छात्रों को हम लेकर के आए, भारत के झंडे की ताकत किस तरह से बढ़ी कि भारत के प्रधानमंत्री एक टेलीफोन कॉल करता है और एक टेलीफोन कॉल के साथ में युद्ध विराम हो जाता है, और युद्ध विराम होकर के भारत का झंडा लेकर के जब भारत के विद्यार्थी निकलते हैं तो सब लोग उनका जो है युद्ध करने वाले दोनों पक्ष के लोग उनका सम्मान के साथ में अभिवादन करके उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। मित्रों, ठीक इसी तरह से कोरोना की आपदा के समय में जब भारतीय पूरी दुनिया भर में फंसे थे, दुनिया का सबसे बड़ा रिपेट्रिएशन प्रोग्राम अगर किसी देश ने किया और 2,97,00,000 लोगों को दुनिया के विभिन्न देशों से स्पेशल एयरक्राफ्ट्स और अरेंजमेंट्स करके जिस तरह से लेकर के आए, उसके कारण से भारत का सम्मान निश्चित रूप से बढ़ा है। मित्रों, मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले देख विषय G20 को लेकर के आपके सामने करना चाहता हूं। आज G20 जिस तरह से भारत में चल रहा है, भारत ने जिस तरह से आयोजन किया है और G20 के आयोजन को जिस तरह से मैग्नीफाई माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया,
मेरे शहर में जब G20 की मीटिंग का आयोजन हुआ और मेरे शहर में मैं उसके साथ में सहभागी था, मैंने प्रतिभागियों से जब चर्चा की तो दुनिया भर के जितने 42 देशों और संस्थाओं के प्रतिनिधि जो आए थे, उनका अंत में एक वाक्य सब ने कहा कि आने वाले समय में किसी भी देश को G20 की मीटिंग कराने का आग्रह करने से पहले, अपने यहाँ कराने का आग्रह करने से पहले 7 बार सोचना पड़ेगा। इतनी बड़ी लकीर जो है नरेंद्र मोदी जी ने खींच दी है। आज G20, G7, G11 कॉमनवेल्थ का प्लेटफॉर्म हो चाहे यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म हो, भारत आज एक सिग्निफिकेंट ताकत के रूप में दुनिया के सामने उभरा है। न केवल भारत अपितु भारत के नेता को विश्व के नेता की तरह पहचान मिली है और उसके चलते हम सब भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। क्या हमने कभी कल्पना की थी कि भारत के प्रधानमंत्री को मिलने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी कुर्सी छोड़ करके दौड़ करके पीछे जाता हुआ दिखेगा? क्या अभी कभी हमने कल्पना की थी कि भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए इंग्लैंड की महारानी स्वयं आएंगी? क्या हमने कभी कल्पना की थी कि किसी देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश का प्रधानमंत्री झुक करके पांव छू करके प्रणाम करेगा? क्या हमने कभी कल्पना की थी कि भारत के प्रधानमंत्री को किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री अपने देश में अपने लोगों के बीच में खड़े होकर के कहेगा कि मोदी इज द बॉस? ये जो है वैश्विक नेतृत्व बनाने की क्षमता प्रदान करने के लिए मैं आप सब मित्रों को, आप सब जो है पत्रकार मित्रों के माध्यम से, मीडिया के सारे साथियों के माध्यम से देश की जनता का अभिवादन और अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 9 साल के इस सुशासन का अवसर देने के लिए 9 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर प्रदान करने के लिए, 9 साल तक गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करने का अवसर प्रदान करने के लिए, 9 साल तक निर्बाध रूप से देश की जनता द्वारा विश्वास व्यक्त करते हुए हमें काम करने का अवसर प्रदान करने के लिए, 9 साल तक राष्ट्र निर्माण के इस संकल्प को पूरा करने के लिए, 9 साल में देश के जहां पिछड़ गया था उन कमियों को पूरा करते हुए देश को विकास की रफ्तार में और प्रगति की रफ्तार में विश्व के अन्य देशों के बराबर लाने या उनसे आगे बढ़ाने के लिए, 9 साल में देश को विकसित भारत बनाने की सपना और विश्वास भारत में जगाने के लिए, 9 साल में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, ये जो आप सब ने जिस तरह का अवसर प्रदान किया, उस अवसर के लिए मैं देश की जनता का कृतज्ञ मन से अभिवादन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आप सब मित्रों का भी बहुत सारा अभिवादन करता हूं। भारत माता की। दो मीडिया के लोग 2 मिनट का फिल्म है। हाँ, बुकलेट मिलता है। अच्छा, पीछे तो पकड़िए पूरा, आपका एनडीटीवी है। लो ना, आइए ना, इधर आइएगा तब ना। आपको पकड़िए, सब रखना नीचे, कुर्सी पर रखना, टेबल में रख सब। हाँ, सब टेबल पर रख। फिल्म 2 मिनट फिल्म चलवा देते हैं। हाँ, दो मीडिया। हेलो हेलो, बंद हो गया। इसको चालू करिए।
माइक माइक बंद माइक बात चल करे हेलो हेलो माइक